सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कंप्लीट एकेडमी। तो आज का हमारा वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। इससे पहले हम लोग न्यूट्रिशन को पढ़ें, रेस्पिरेशन को पढ़ें और क्या क्या पढ़े थे। न्यूट्रिशन में पढ़े थे कि क्या होता है हमारा मूड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोटॉपिक एंड हेटरोटॉपिक। हेटरोटॉपिक में हम लोग देखे थे केमियोसिंथेसिस ऑटोटॉपस एंड एक हम लोग देखे थे फोटोसिंथेसिस ऑटोटॉपस। हम लोग एक शॉर्ट्स रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को देखेंगे, ठीक है। और इसका कंट्रीब्यूशन हमारे एग्जाम में सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें हर्ट पोर्शन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हर्ट का फंक्शनिंग क्या होता है, तो आज हम लोग हर्ट का फंक्शनिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले हम लोग पढ़े थे ट्रांसपोर्टेशन में कि क्या होता है हमारा मूड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर उसके बाद पढ़े थे कि ऑटोटॉपस होता है, हेटरोटॉपस होता है। ऑटोटॉपस का डिवीजन था केमियोसिंथेसिस ऑटोटॉपस, जैसे हमारा बैक्टीरिया हो गया। और हमारा फोटोसिंथेसिस ऑटोटॉपस जो हमारा क्या है, लाइट के प्रेजेंस में फूड का मैन्युफैक्चर करे, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो गया, प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस करता है। और अब हम लोग पढ़े थे कि जो हमारा हेटरोटॉपस होता है उसका भी डिवीजन है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो उसका इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या है। तो सबसे पहले पढ़े थे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये सब इजी सारे कंसेप्ट थे। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि क्या होता है हमारे क्रॉस सेक्शन ऑफ लीव्स। तो एपिडर्मिस हम लोग पढ़े थे, लोअर एपिडर्मिस एंड अपर एपिडर्मिस। क्या पढ़े थे कि अपर एपिडर्मिस में हमारा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, लोअर एपिडर्मिस में क्लोरोप्लास्ट होता है। अपर एपिडर्मिस क्या करता है, प्रिवेंट करता है, एक्सेसिव वाटर लॉस से बचाता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग क्या पढ़े थे, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस अगर होता है तो डेजर्ट प्लांट्स में कैसे होता है। तो डेजर्ट प्लांट्स में नाइट के समय में इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म कर जाते हैं, उसके बाद फिर डे के समय में उस पर क्या होता है हमारा एनर्जी एक्ट करता है, मतलब कि लाइट एक्ट करता है। तो हमारा क्या है उस तरह से फोटोसिंथेसिस होता है। और भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखे। आप 6 लेक्चर इसका अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं। फिर हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बहुत चीज़ देखे कि पहले फूड माउथ से गया, फिर उसके बाद हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, हमारा पेप्सिन, उसके बाद HCl, फिर उसके बाद हमारा क्या पेप्सिन HCl हो गया। उसके बाद म्यूकस क्या करता है, इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हमारा HCl से। HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। बहुत सारे चीज़ पढ़े थे। रिस्पिरेशन में पढ़े थे क्या होता है हमारा क्या होता है एनारोबिक, एरोबिक रिस्पिरेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड और बहुत सारे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। उसका रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, रिस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो आप लोग वहाँ जाके अच्छी तरीक़े से देखें, पूरा डिटेल वीडियो है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ अवेलेबल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले ट्रांसपोर्टेशन। तो जब भी हम लोग ट्रांसपोर्टेशन का बात करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सबसे पहले क्या होता है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस इन विच क्या होता है हमारा सब्सटेंस कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि सब्सटेंस जो बनता है वो क्या है, वन प्लेस से दूसरे प्लेस में बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है, उसी को ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन को करने के लिए ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड का जरूरत होता है। तो हम लोग अब देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस life process. Substances are carried out from one part of the body to another part, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ लाइफ प्रोसेस, सब्सटेंस आर कैरिड आउट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। अब बात आता है कौन सा सब्सटेंस, तो वो सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में बनते हैं। अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या कंपोनेंट्स होता है। आपका पेज नंबर 110 में 1 नंबर का क्वेश्चन NCERT का है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो हम लोग वहाँ से स्टार्ट करेंगे और जिस तरह से हम लोग सारे लेक्चर में कवर करते हैं, सबसे पहले थ्योरी के साथ साथ सारे NCERT क्वेश्चन को कवर करते हैं, उसी तरह आज का भी लेक्चर होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। और हम लोग थ्योरी के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन सारा थ्योरी पढ़ते पढ़ते कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर थोड़ा बड़ा होता है तो इसको आप डिटेल में कंसंट्रेट होकर देखें, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, ठीक है। ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को TS लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग क्या है, इसको हर एक चीज़ को आप बायो में माइंड मैप बनाए तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आता है। हार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या, ब्लड हो गया,
उसके बाद क्या हमारा ब्लड में क्या हो गया, उसके बाद कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद क्या आर्टेरी वेंस के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सब चीज़ हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। आर्टेरीज क्या होता है, वेंस क्या होता है, कैपिलरीज क्या होता है। ब्लड में अगर बात करते तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके बाद हमारा प्लाज्मा, ठीक है। तो सारे चीज़ डिटेल में बात करना हमारे होते हैं, जैसे कि हमारा क्या क्या हो गया, हार्ट हो गया, ब्लड हो गया, कैपिलरीज हो गया, आर्टरी, वेंस एंड लिम्फ। उसके बाद ब्लड में भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग पढ़ें कि क्या होता है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ, उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग हार्ट को देखे थे, ठीक है। हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है, इट इज़ ए पंपिंग ऑर्गन। बस आगे इसके हम लोग डिटेल में फंक्शन बात करेंगे, कैसे हार्ट हमारा काम करता है, ठीक है। दूसरा हमारा ब्लड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ब्लड का सबसे पहले कंपोनेंट्स क्या होता है, ब्लड्स के अंदर क्या क्या होते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा, ठीक है, प्लाज्मा होता है। उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग, आरबीसी। साथ साथ आप नोट्स बनाए, आपका नोट्स भी बन जाएगा और समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारा प्लाज्मा कितना परसेंट होता है। प्लाज्मा परसेंट होता है हमारा ब्लड में 55%, ठीक है। और ये तीनों कंपोनेंट्स कितना होता है ब्लड में, हमारे होते हैं 45%, ठीक है। अगर प्लाज्मा के अंदर कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो प्लाज्मा के अंदर कितने होते हैं हमारे 92% क्या होते हैं, वाटर ही होते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि प्लाज्मा डोनेट करने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो तो तुरंत रिकवर है। 92% सिर्फ तो वाटर है उसमें, 8% हमारा क्या है इसमें सॉल्यूट है, 8% हमारा यहाँ पे सॉल्यूट है। फंक्शन क्या है प्लाज्मा का, बहुत इंपॉर्टेंट, आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या है प्लाज्मा का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फंक्शन बात करेंगे, ट्रांसपोर्ट करते हैं। किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पे, हमारा CO2 का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद हार्मोन का ट्रांसपोर्ट, और उसके बाद क्या, वेस्टेज, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट वेस्टेज, जैसे कि हमारा क्या हो गया, वाटर यूरिक वेस्टेज, ठीक है। सारा यहीं से क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्टेज भी आप यहाँ लिख सकते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट हमारा क्या होता है, प्लाज्मा से होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा क्या कहता है CO2 के बारे में हम इससे पहले वाले लेक्चर में बताएं। CO2 हमारा क्या होता है, सॉल्यूबल होता है वाटर में, दैट्स वाई इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा, क्योंकि वाटर कंटेंट ज़्यादा हमारा प्लाज्मा में होता है, ठीक है। और हमारा जो आरबीसी होता है, मतलब जो हेमोग्लोबिन कंटेंट करता है, जो हमारा क्या है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, उसमें क्या होता है हमारा ऑक्सीजन हमारा इनसॉल्यूबल होता है, कहाँ पे, वाटर में, दैट्स वाई इट इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड, ठीक है, मतलब आरबीसी। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में कि आरबीसी हमारा क्या है, कंटेंट करता है हेमोग्लोबिन, ठीक है। हेमोग्लोबिन क्या है, ये एक पिगमेंट होता है जिसका हाईएस्ट एफिनिटी होता है ऑक्सीजन के साथ, मीन्स हाईएस्ट अट्रैक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ, ज़्यादा अच्छा से कंबाइन करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या, ये ट्रांसपोर्ट क्या करेगा, इसका फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। अब यहाँ से बात आता है कि अगर आरबीसी का बॉडी में कमी होता है, ठीक है, तो डिफिशियंसी से क्या होता है, ये आपका शॉर्ट नोट्स के जैसा तैयार हो जाएगा, आप इसको फटाक से रिवीजन कर सकते हैं। डिफिशियंसी से आपका एनीमिया होता है, ठीक है, एनीमिया होता है। तो आप यहाँ, तो डब्ल्यूबीसी का क्या फंक्शन है, और इसमें आप क्या है ना, वेस्टेज की जगह आप यूरिया भी लिख सकते हैं, ठीक है, यूरिया, ठीक है, यही तो ट्रांसपोर्ट होता है। अब उसके बाद बात करते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में पता है, ये हमारा क्या एंटीबॉडीज से फाइट करने में मदद करता है, एंटीबॉडीज़, ठीक है। तो ये एंटीबॉडीज़ क्रिएट करता है, ठीक है। और ये जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है वो क्या है कि डिजीज़ से क्या प्रिवेंट करता है, क्योंकि ये तो एंटीबॉडीज़ बनाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि डब्ल्यूबीसी का बस आप एक फंक्शन याद रखें, काम हो जाएगा। और डब्ल्यूबीसी का अगर हम लाइफ स्पेन का बात करते हैं, ठीक है, लाइफ स्पेन का बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पेन कम होता है, मतलब कि 12 आवर्स से 1 डे तक होता है, ठीक है। अगर हम लोग आरबीसी का लाइफ स्पेन का बात करते हैं तो आरबीसी सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा तो आपका क्या है बोल सकते हैं, आरबीसी का ही होता है, एक 120 डेज, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग क्या कहता है प्लेटलेट्स का बात करते हैं, तो प्लेटलेट्स सबसे पहले उसका फंक्शंस क्या होता है, तो प्लेटलेट्स का फंक्शन होता है हमारा ब्लड क्लोटिंग करना, ठीक है, ब्लड को क्लोटिंग करना,
यहीं पे ब्लड क्या होता है, क्लोटिंग होता है। तो ब्लड क्लोटिंग कौन करता है, हमारा प्लेटलेट्स। मतलब कि अब आपका एक क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि कैसे प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारा ब्लड क्लोटिंग करता है। तो जैसे इंजरी स्पेसेस पे, इंजरी प्लेस पे क्या करता है, वो मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है और वहाँ पे क्या है आपका, वो धीरे धीरे क्या होता है, रिकवर हो जाता है, ठीक है। मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, प्रिवेंट करता है ब्लड को फ्लो होने से। इसलिए प्लेटलेट्स सही तरीक़ा से होना चाहिए, बॉडी में बनना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर प्लेटलेट्स का डिफिशियंसी होता है तो क्या होता है, हमारा ब्लड, ज़्यादा ब्लड निकलने से बॉडी का ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा और उसके बाद क्या है, पर्सन यहाँ तक डेथ भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए प्लेटलेट्स अगर सही तरीक़ा से बॉडी में होना ज़रूरी है। तो WBC एंटीबॉडीज, RBC हमारा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करेगा और उसका प्लाज्मा का फंक्शन भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग यहाँ से बात करते हैं इसका लाइफ स्पेन क्या होता है। तो इसका लाइफ स्पेन क्या है, बोल सकते हैं 7 to 10 डेज, ठीक है, 7 to 10 डेज। तो ये आपका लाइफ स्पेन हो गया, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं ये तीनों का सिंथेसिस, सोर्स ऑफ सिंथेसिस कहाँ से होता है, तो रेड बोन मैरो, कहाँ से, रेड बोन मैरो, ठीक है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर और भी कुछ इंपॉर्टेंट इसके चीज़ें हैं, RBC के शेप के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो RBC और WBC का, तो इसका तो इरेगुलर शेप होता है, ठीक है, इसका इरेगुलर शेप होता है, इसका बायोकॉनकेव शेप होता है, ठीक है, बायोकॉनकेव होता है, ठीक है। और प्लेटलेट्स का राउंड शेप होता है, ठीक है, राउंड शेप होता है, ठीक है, शेप हो गया। और उसके बाद बस इतना ही आपका ब्लड्स का हो गया, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या है, जितना भी पढ़े ब्लड के कंपोनेंट्स के फंक्शन, अब हम लोग उसको क्या कंक्लूड कर दिए हैं आपके क्या है, एक पॉइंट वाइज से कि क्या होता है हमारा ब्लड का फंक्शन। तो आप लोग खुद से भी बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करें, प्लाज्मा का फंक्शन लिख दें। हार्मोन्स का क्या करता है, हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद यूरिक, मतलब क्या बोल सकते हैं कि यूरिया, नाइट्रोजन वेस्टेज, जिसमें यूरिया आ जाएगा, आपका यूरिक एसिड आ जाएगा, अमोनिया आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात किए थे RBC, तो ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस सब्सटेंसेस, हमारा क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड, सारा हमारा क्या गैसेस सब्सटेंस इसमें आ जाएगा। आप इसका भी एक पॉइंट बना सकते हैं। थर्ड में हम WBC का बना सकते हैं कि प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज़, ठीक है, बाय फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस आपको सब जगह मिलने वाला है। ये क्या होता है हमारा कि फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होता है जब क्या है कि माइक्रोब्स जो अनवांटेड फॉरेन मटेरियल से क्या है प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है सेल फैगोसाइटोसिस किया जाता है। हमने इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात किया है, ठीक है, अमीबा के बारे में जहाँ बताया, ठीक है। वहाँ पे एक्सोसाइटोसिस भी होता है। फैगोसाइटोसिस मीन्स फूड को इनगल्फ करना, ठीक है। तो जब पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस, ठीक है, एक फैगोसाइटोसिस जब फूड को इनगल्फ किया जाता है, तो फैगोसाइटोसिस, पिनोमिस जब सेल ड्रिंकिंग, ठीक है, जब लिक्विड सब्सटेंस रहता है। तो आप अमीबा वाला वीडियो रेफर करें, आपको एक्सोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस तीनों समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग बात किए थे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में, ठीक है, जो क्या है, ब्लड एक्ट्स एज ए बफर सिस्टम, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरह से भी आ सकता है या पूछेगा कि बफर सिस्टम के जैसा ब्लड कैसे एक्ट्स करता है। तो ये क्या करता है, हमारा ब्लड क्या करता है, मेंटेन करता है, किस चीज़ को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर एंड रेगुलेट पीएच लेवल, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग ने सारा पॉइंट्स को कवर किया, ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है, स्टोरेज का काम करता है, ऑक्सीडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ न्यू सब्सटेंसेस, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट। उसके बाद क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड का कौन, प्लाज्मा, और उसके बाद ऑक्सीजन का कौन, आपका RBC। प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज कॉज माइक्रोब्स, ठीक है। उसके बाद बाय फैगोसाइटोसिस। फिर उसका ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स एंड एक्ट्स एज ए बफर सिस्टम। तो इतना आपका क्या है फंक्शन है ब्लड का। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है PYQ में, आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आप लोग को हमने बताया कि ब्लड के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स में ब्लड का कंटेंट अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो 5.5 लीटर से 5 लीटर तक होता है, ठीक है। और एक एडल्ट में 5.5 लीटर से 5 लीटर तक होता है। अब उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे कि ब्लड में क्या होता है, हमारा RBC होते हैं जो क्या है हेमोग्लोबिन कंटेंट करते हैं। अगर हेमोग्लोबिन का कमी होता है तो एनीमिया होता है। उससे क्या है, एक हमारा CBSE 2012 में एक क्वेश्चन आ गया था आपका 3 मार्क्स के लिए कि आपका ये NCERT का एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी आपको मिल जाएगा
ठीक है, कि अगर हेमोग्लोबिन का अगर क्या होता है डिफिशियंसी होता है तो क्या सिम्टम दिखते हैं, पर्सन को क्या होता है। ठीक है, तो ये आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी कवर हो गया, सीबीएसई में भी ये आया, रिपीटेटिव क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या, अगर हेमोग्लोबिन इफिशियंटली क्या करता है, बाइंड करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन का कमी होता है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का जो कंटेंट होगा वो पूरा नहीं हो पाएगा, सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन क्या है पर्सन को मिल नहीं पाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट नहीं होगा तो लेस एनर्जी लिबरेट होगा। जब लेस एनर्जी लिबरेट होगा तो पर्सन को वीकनेस का फीलिंग होगा, उसके बाद क्या है वो फिजिकल वर्क नहीं कर पाएगा, मतलब कि जो हार्ड फिजिकल वर्क वो नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, आप इसको सेम टू सेम भी लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीका से यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और आप एनसीईआरटी रीडिंग जरूर करें क्योंकि आपका पूरा ये लेक्चर ही एनसीईआरटी बेस्ड होता है और एनसीईआरटी इनफ है आपके लिए। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2-3 बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को सब चीज़ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि हेमोग्लोबिन इज इफिशियंटली बाइंड विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट इट वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये मैंने बता दिया। डिफिशियंसी ऑफ हेमोग्लोबिन रेफर टू द एनीमिया। In such condition, blood is unable to carry sufficient amount of oxygen, less energy liberated. Symptom: person feel weak, skin become pale and lethargic and unable to perform physical work. ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा कि एनीमिया कैसे होता है, क्लोटिंग के बारे में। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि इन द केस ऑफ क्या ज़्यादा इंजरी हो जाता है तो ब्लड बैंक्स क्या यूज करते हैं, तो ब्लड बैंक्स EDTA यूज करते हैं, इथिलाइन डायमेनो टेट्राएसिडिक एसिड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो गया इथिलीन डायमेनो। ठीक है, उसके बाद टेट्रा एसिड। ठीक है, उसके बाद क्या आपका CPD। ठीक है, टू प्रिवेंट ब्लड क्लोटिंग। ये सारे क्या है आपका, ये ब्लड क्लोटिंग करने के लिए यूज किया जाता है ब्लड बैंक्स के द्वारा। ठीक है, टू स्टॉप द, आप देखिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या होगा अगर प्लेटलेट्स कैसे फंक्शन करता है, तो टू स्टॉप द ब्लड फ्लो प्लेटलेट सर्कुलेट कर जाएगा अराउंड एंड बॉडी एंड फॉर्म ए मैश लाइक स्ट्रक्चर एंड नेटवर्क। ठीक है, तो आपका यहाँ से 3-4 क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट करवा दिया। अभी आपका कंटिन्यू है पेज नंबर 110 का आपका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है। मैंने उस क्वेश्चन में क्या बोला गया, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ व्हाट ब्लड्स। ठीक है, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। तो मैंने आपको ब्लड के बारे में अच्छी तरीके से बताया। अब हार्ट के बारे में बताऊंगा तो आप हार्ट को भी उसमें आप रिलेट कर ले। फिर मैं बताऊंगा वेंस, आर्टरीज एंड कैपिलरीज, आप उसको वहाँ पे डालें, और लिम्फ, ये सारे आप उसमें लिखे, आपका वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने एक एनसीईआरटी करवा दिया, एक क्वेश्चन और आपका ब्लड वाला अब हो रहा है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग इस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम हमारे क्या है ना कंसेप्चुअल, मतलब पूरे चैप्टर के जितने भी हम लोग पहले पढ़े रिस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन, उससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये आपका हार्ट का फंक्शनिंग, जो आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हार्ट का फंक्शनिंग समझना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट क्या होता है। तो हार्ट एक क्या, एक पंपिंग ऑर्गन है। क्या, एक पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, पंपिंग ऑर्गन है, और माना जाता है कि ये जो हमारा हार्ट होता है उसका साइज का अगर बात करते हैं तो एज बिग एज आर फिस्ट। ठीक है, हमारे फिस्ट से भी क्या बड़ा होता है। ठीक है, फिस्ट मतलब ये आपका, ठीक है, फिस्ट से भी क्या होता है, बड़ा होता है। अब हम लोग बात करते हैं लोकेशन के बारे में, हार्ट का लोकेशन कहाँ पे है। ठीक है, तो लोकेशन का बात करते हैं तो ये हमारा क्या है कि मिडिल ऑफ द लंग्स एंड टिल्टेड लेफ्ट। ठीक है, तो ये आपका लंग्स के मिडिल में और टिल्टेड लेफ्ट, ये आपका क्या हो गया, लोकेशन हो गया। अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि हार्ट जो हमारा होता है वो बेसिकली क्या है, हमारे 2 चैम्बर में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 चैम्बर में, ऐसे तो हमारा क्या है 4 चैम्बर होता है, पर बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइडेड किए। एक हमारा क्या है कि ऑरिकल्स, एक हमारा वेंटिकल्स, ऑरिकल्स, ठीक है, और हमारा वेंटिकल्स। ठीक है, और ये जो डिवीजन होता है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट का, ये इसलिए होता है ताकि हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट रहे, क्योंकि हम लोग ऐसे ऑर्गन्स है वी रिक्वायर्ड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेशन बहुत जरूरी है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिफरेंसेस लिखने के लिए, तो आप ये बोलेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, हमारा O2 का बाइंडिंग होता है। ठीक है, CO2 का बाइंडिंग हमारा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में होता है। तो हम लोग बात किए थे ऑरिकल को हम क्या बोलते हैं, आर्ट्रिया बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंटिकल्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है कि
अगर आप क्या 3D हार्ट का आपको तो डायग्राम याद रखना ही है, पर आप लोग को इंपॉर्टेंट ये है डायग्राम तो याद रखना ही है, साथ साथ मैं आप लोग को इस स्लाइड के बाद मैं बताऊंगा कि हार्ट का डायग्राम कैसे बनाया जाए और उसको कैसे याद किया जाए कि कौन सा वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू क्या है ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑरिकल्स में क्या होता है हमारा कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इस तरह का एक चैम्बर बना देते हैं। ठीक है, चैम्बर बना देते हैं और यहाँ पे भी क्या है हमारा, एक मिनट, ये आपका चैम्बर हो गया। ठीक है, ये आपका चैम्बर हो गया। इस चैम्बर के बीच में आपका क्या होता है, आपका सेप्टम होता है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए आप यहाँ पे सेप्टम, जिसको हम इंटर ऑरिकल, ठीक है, इंटर ऑरिकल सेप्टम बोलेंगे। ठीक है, इंटर ऑरिकल सेप्टम बोलेंगे। मान लेते हैं कि आपका अगर ये क्या है, हम लोग रिलेट करते हैं कि ये क्या लेफ्ट ऑरिकल है, ये आपका राइट ऑरिकल है। ठीक है, मतलब लेफ्ट आर्ट्रियम एंड राइट आर्ट्रियम। ठीक है, अब इसके अब यहाँ पे भी बात करते हैं, यहाँ पे भी दो चैम्बर बना लेते हैं और ये किससे सेपरेट रहता है, ये हमारा सेपरेट रहता है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। और उस तरह आप इसको भी लिख सकते हैं कि राइट लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, तो आप अब हम लोग इसका फंक्शनिंग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, आप इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, 3D डायग्राम को आप फॉलो करें, पर आप क्या है, सबसे पहले आप AKG वाला डायग्राम मेरे साथ बनाएं और इससे क्या होगा कि आप लोग को पता चलेगा कि हार्ट का स्पेशली फंक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो कौन सा वेन से कैसे जाता है। आप पहले क्या है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएं, उसमें आप 4 चैम्बर में डिवाइड कर दे बॉक्स को। ठीक है, बॉक्स को डिवाइड करने के बाद अगर आप इधर लेफ्ट मानते तो इधर राइट मान ले, तो इधर भी राइट हो गया, इधर भी राइट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद क्या, यहाँ पे अगर लेफ्ट आर्ट्रियम मानते हैं तो यहाँ पे क्या है, राइट आर्ट्रियम, यहाँ पे आपका राइट वेंट्रिकल्स हो गया, ये आपका राइट वेंट्रिकल्स हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया, ये आपका हो गया आर्ट्रियम लेफ्ट साइड का। ठीक है, ये आपका हो गया वेंट्रिकल्स लेफ्ट साइड का, ये हो गया आपका राइट आर्ट्रियम, ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारा क्या होता है। तो आप इसको हर्ट मान लें, इसको क्या मान लें, आप इसको हर्ट मान लें और इसको क्या है, यहाँ पे मान लें कि आपका लंग्स है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लंग्स है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हमारा क्या, पल्मनरी वेंस एंड पल्मनरी आर्टरीज, ये दो वेंस का आप नाम याद रखें, आपका सॉर्टेड है हर्ट। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ से क्या है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर स्पेलिंग का इशू होता है, आप लोग को NCERT रीडिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बिना आप लोग क्या है कि आप लोग कितना भी कोई भी लेक्चर अटेंड कर ले, आप लोग को NCERT रीडिंग करना है, क्योंकि आपका क्वेश्चन वहीं से बनता है। ठीक है, तो पल्मनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएगा, वो भी किस वेन से, पल्मनरी वेंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझने का बात है कि जितने भी हमारे वेंस होते हैं सारे किस तरह का ब्लड को कैरी करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पर हमारा सिर्फ एक एक्सेप्शन होता है, पल्मनरी वेंस, जो हमारा किस चीज़ को कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आपका जैसे ही हमारा लेफ्ट आर्टेरियम में आएगा तो ये एक्सपेंड करेगा, फिर ये डायलेट करेगा, तो ब्लड हमारा यहाँ पे आएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आएगा। ठीक है, तो अभी तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी हो रहा है। अब उसके बाद यहाँ से क्या प्रोसेस होगा हमारा, यहाँ से अरोटा। ठीक है, अरोटा ये क्या है, एक ऐसा पाइप है। ठीक है, अरोटा जो क्या करेगा, पूरे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट कर देगा। ठीक है, पूरे बॉडी में ब्लड को क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, क्योंकि हमारा ब्लड क्या है, एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा। अब एक वक्त तो ऐसा भी होगा जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन का इनसफिशियंट हो जाएगा, मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का कमी होने लगेगा, तो वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे वेना केवा, यहाँ पे एक और क्या आएगा हमारा, वेना केवा। यहाँ से वेना केवा के थ्रू क्या है, वो हमारा पल्मनरी। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पे कौन सा ब्लड है हमारा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन तो कम हो गया, डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि सारा बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे हमारा। तो यहाँ से क्या होगा, ये वेना के, तो अब यहाँ पे क्या है, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे जाएगा हमारा, राइट आर्टरियम में जाएगा। ठीक है, राइट आर्टरियम में जाएगा। उसके बाद क्या, राइट आर्टरियम से हमारा फिर राइट वेंट्रिकल्स, उसके बाद हमारा कहाँ चल जाएगा, लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए। लंग्स में कहाँ जाएगा, ऑक्सीजनेशन के लिए। फिर से ये प्रोसेस क्या होगा, हमारा लंग्स से आएगा ऑक्सीजनेशन होके। तो हम यहाँ से क्या सीखे, हम लोग यहाँ से यही सीखे कि जितने भी आर्टरीज होते हैं सारे कौन सा ब्लड कैरी करते हैं, सारे मतलब कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ एक्सेप्शन में हमारा पल्मनरी आर्टरी हो गया जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। उसी तरह पल्मनरी वेंस जो हमारा होते हैं
जो हमारा पल्मोनरी वेंस जो होते हैं वो सारे जितने भी वेंस होते हैं सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, पर सिर्फ हमारा जो पल्मोनरी वेंस होता है जो वो हमारे क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्शन होता है, याद भी रखना है कि इससे आप लोग को ये भी पता चल गया कि जितने भी हमारे आर्टरी होते हैं वो क्या है हमारे कौन सा ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वेंस हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, पर यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन है। ठीक है, और हार्ट का फंक्शनिंग भी इस तरह से होता है। तो हमने क्या देखा कि लंग्स पहले ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेंस के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम फिर लेफ्ट वेंट्रिकल्स में लेके आया, उसके बाद अरोटा के थ्रू क्या है पूरा बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हुआ। उसके बाद जैसे ही उसमें क्या है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट बढ़ने लगा, मतलब कि ऑक्सीजन घटने लगा, तो ये वेना केवा के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल, देन अगेन गो टू द लंग्स। तो यही आपका इजी प्रोसेस है, लाइव प्रोसेस, मतलब क्या है हार्ट का फंक्शनिंग को समझने के लिए। तो और आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है हमारा पेस मेकर होता है, पेस मेकर। ठीक है, हार्ट के थोड़ा सा ऊपर साइड में क्या होता है हमारा SA नोड होता है जिसको साइनोडियल नोड बोलते हैं। ठीक है, साइनोडियल नोड बोलते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार गूगल भी कर सकते हैं कि साइनोडियल नोड्स क्या है। ठीक है, अब उसके बाद ये साइनोडियल नोड्स का फंक्शन क्या होता है मैंने यहीं पे मैं बता देता हूँ, स्टिमुलेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट साइनोडियल नोड को, ऐसे नोड को हम लोग पेस मेकर भी बोलते हैं, स्टिमुलेट्स करता है किस चीज़ को, इम्पल्स को। ठीक है, इम्पल्स को। ठीक है, स्टिमुलेट इम्पल्सेस। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है साइनोडियल नोड्स क्या होता है कि अगर ये डिफेक्टिव हो जाता है मतलब ख़राब हो सकता है तो क्या आर्टिफिशियल साइनोडियल नोड्स लगाया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्या होता है आर्टरीज, वेंस, कैपिलरीज, क्या डिफरेंसेस हैं हमारे, किसमें बल्ब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हार्ट का प्रोसेस था। आई होप कि आप लोग को ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आया होगा, और इसको समझाने के लिए क्या है कि इतना ईजी प्रोसेस मैंने बताया आप लोग को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार भूलेंगे तो आप एक तरह से क्या है इसको मेडिसिन समझ के आप वीक में भी एक बार रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग आर्टरीज और वेंस का सबसे पहले देखेंगे डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आर्टरीज होते हैं वो थिक होते हैं, ठीक है, मस्कुलर होते हैं एंड इलास्टिक होते हैं। ठीक है, जहाँ वेंस बात करेंगे तो वो थिक वॉल्स होते हैं, आर्टरीज एंड कैरी ब्लड एट लो प्रेशर। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे कि हमारा जो वेंस होता है वो लो प्रेशर ब्लड को कैरी करता है। डैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है अगर ब्लड लो प्रेशर में जा रहा है इसका मतलब वहाँ बल्ब्स प्रेजेंट होगा, क्योंकि ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पल्मोनरी वेंस जो होते हैं वो सिर्फ एक्सेप्शन होते हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। मैंने सिर्फ हार्ट का तक बात किया था, मैंने पूरा बॉडी का बात नहीं किया था कि कौन सा वेंस से कौन सा ब्लड कैरी होता है। तो जनरली हमारा बॉडी क्या आर्टरीज एंड वेंस से बना हुआ है। ठीक है, और क्या हमारा आर्टरीज अगर डिवाइडेड होता है, छोटा छोटा डिवाइडेड होता है तो क्या हमारा कैपिलरीज बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, कैपिलरीज बनाता है। ठीक है, तो आर्टरीज क्या है स्मॉलर फर्दर डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाता है, और ये कैपिलरीज हमारे क्या होते हैं, ये कैपिलरीज भी क्या है हमारे टिश्यू लेवल पे और सेल लेवल पे क्या है और छोटे छोटे लेवल पे क्या है ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है कैपिलरीज है। अब हम लोग बात की कैपिलरीज कैसे बनता है, आर्टरीज का स्मॉलर पार्ट्स को ही कैपिलरीज बोल रहा है। अब हम लोग ने देखा कि जो हमारा पल्मोनरी वेंस होता है ये लो प्रेशर में कैरी करता है। डैट मीन्स कि यहाँ पे क्या है हमारा बल्ब्स होगा। ठीक है, ताकि ब्लड का प्रिवेंट कर सके, ताकि वो बैक फ्लो ना हो। अब यहाँ पे बल्ब्स का क्या जरूरत है, क्योंकि हमारे जितने भी आर्टरीज होते हैं सिर्फ पल्मोनरी आर्टरीज को छोड़ के सारे आर्टरी हमारे क्या है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। तो जब इस तरह है तो यहाँ पे क्या है बल्ब्स नहीं होगा, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन और टू द बॉडी। और ये कौन सा ब्लड को कैरी करता है, हाई प्रेशर ब्लड को। तो यहाँ पे क्या है बल्ब्स का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे देख लिए वेंस क्या होता है, आर्टरीज क्या होता है। बात आता है कि बल्ब्स क्या होता है। ठीक है, सेप्टम क्या होता है, बल्ब्स क्या होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये क्या है, यहाँ पे साइड में क्या है बल्ब्स जैसा लगा होता है। आप बुक में जब फिगर देखेंगे तो और भी अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। तो बल्ब्स क्या है, एक मस्कुलर फ्लैप्स होता है जो प्रिवेंट करता है बैक फ्लो ऑफ ब्लड से। सेप्टम क्या होता है, मस्कुलर वॉल होता है, ये एक फ्लैप्स होता है, और एक वॉल होता है डेट प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये आपका क्या था, आपका ये था आर्टरीज एंड वेंस। और भी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इससे पहले हम लोग हार्ट का फंक्शनिंग देखें कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। अब हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जहाँ से क्वेश्चन हमारे बनते हैं, जो हमारे 3 से 4 बार रिपीटेटिव हमारे क्या है एग्जाम में आए हैं, और साथ साथ क्या बोल सकते हैं कि एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा ये क्या है, ये हमारा NCERT बुक में भी दिया हुआ है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डबल सर्कुलेशन क्या होता है, कि ब्लड सर्कुलेटिंग इन अ ह्यूमन बींग जो होता है हमारा वो डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है, वो जो हमारे ह्यूमन बींग्स में ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है हमारा डबल सर्कुलेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ब्लड गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस
टू सप्लाई वन अराउंड द बॉडी, ठीक है, मतलब कि वन राउंड में क्या है, ब्लड ट्वाइस क्या करता है, हमारा सप्लाई होता है, ठीक है, थ्रू द हार्ट ट्वाइस टू सप्लाई ब्लड अराउंड द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि हम लोग को पता है 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है। एक तो सर्कुलेशन क्या होता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कैरी होता है। तो जब हमारा क्या है, हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे बॉडी में क्या होते हैं, हमारा ब्लड जो होता है ट्वाइस सर्कुलेट करता है, ठीक है। ब्लड यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट ट्वाइस द सप्लाई ब्लड वन अराउंड द बॉडी, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड बोलते हैं। तो सीधा सा तो यहाँ से अब हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि डबल सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ट्वाइस होता है, ठीक है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। बात आता है कि हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमिक सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन उसी को बोलते हैं मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक। सिर्फ लंग्स का मूवमेंट ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, लंग्स टू हार्ट, इतना प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो ब्लड का फ्लो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। और सिस्टमिक ऐसे का मतलब, सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब कि जब सर्कुलेशन हमारा ब्लड का होता है हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब कि जब हमारा ब्लड का फ्लो हार्ट से पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हो तो उसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन बोलेंगे। और हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन का बोलेंगे जब हमारा हार्ट का फ्लो सिर्फ हमारा लंग्स टू हार्ट और हार्ट टू लंग्स हो तो उसको हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। अब बात आता है एक आपके और एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यहाँ से रेपिटेटिव बन सकते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों सेपरेट होते हैं, और साथ साथ बर्ड्स एंड मैमल्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्यों होते हैं। वार्म ब्लडेड क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड क्या होते हैं। वार्म ब्लडेड हम लोग भी होते हैं, मतलब कि मैमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, क्यों, क्योंकि वो लोग क्या है अपने बॉडी टेम्परेचर के, वो लोग के इनसाइड क्या मेंटेन किया जाता है, मतलब टेम्परेचर का रेगुलेशन किया जाता है ताकि क्या करे, बॉडी को रेगुलेट किया जाता है। और टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन होना जरूरी है, ठीक है। और ये ज़्यादा मात्रा में अगर ऑक्सीजन का जरूरत होगा तो क्या होगा, हमारे बॉडी में इस तरह का होना चाहिए ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग हो ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लिबरेट हो सके, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या पता चलता है कि ब्लड्स एंड मेम्बर्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बिकॉज दे रिक्वायर्ड मोर एनर्जी मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और हम लोग को ज़्यादा एनर्जी का जरूरत होता है। दे हैव ए बॉडी डिजाइन टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इतना आप लोग का हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है कि किस तरीके से डबल सर्कुलेशन आखिर होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग फिशेस का बात करते हैं तो वहाँ पे 2 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट गिल्स होता है वहाँ पे, ठीक है। 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन होता है, हम लोग में डबल साइकिल ऑफ सर्कुलेशन होता है, तो यहाँ पे 1 साइकिल ऑफ सर्कुलेशन होता है। इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का बात करेंगे तो ये लोग कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं। डैट मीन्स कि बॉडी टेम्परेचर क्या है, हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करता है। अगर जिस तरह का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर होगा उस तरह से बॉडी टेम्परेचर खुद अपने आप हो जाता है, इसलिए हम इसको कोल्ड ब्लडेड एनिमल बोल रहे हैं। इसमें 3 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, मतलब कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर ऑफ हार्ट। फिश में आपका कितना चैम्बर ऑफ हार्ट हो गया, फिश में आपका 2 चैम्बर ऑफ हार्ट, 1 सर्कुलेशन। पर आपका एम्फीबियंस और क्या बोल सकते हैं, रेप्टाइल्स में क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्यों इसको बोलते हैं, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर हमारे इन्वायरमेंट के हिसाब से मेंटेन हो जाता है। ब्लड प्रेशर को मेजर किससे करते हैं, स्पैगोमेनोमीटर से, ठीक है। और ये अब आप लोग को एक और बात पता होना चाहिए कि हाइपरटेंशन जिसको हम लोग बोलते हैं, हाइपरटेंशन का क्या मतलब होता है, जब एक्सेसिव ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी का, तो हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसके कारण क्या हो सकता है, हमारा कंस्ट्रिक्शन, आर्टियोल्स का कंस्ट्रिक्शन हो सकता है। आर्टियोल्स क्या होता है मैंने बताया, अगर आर्टियोल्स इतना बड़ा है तो वो कंस्ट्रिक्ट होके इतना बन जाएगा, ठीक है। अब जब कंस्ट्रिक्शन होगा आर्टियोस का तो ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो क्या हो सकता है, मेरा आर्टियोस रप्चर भी हो सकता है, मतलब फट भी सकता है, टूट भी सकता है, जिसके कारण क्या होगा हमारा कि इंक्रीज रेजिस्टेंस। और जैसे ही क्या होगा, हमारा ये कंस्ट्रिक्शन होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, है ना, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्योंकि इतना छोटा सा डक्ट पाइप से इसको जाना पड़ेगा। इसके कारण क्या हो सकता है, वो हमारा आर्टियोस रियप्चर भी हो सकता है। तो आई होप कि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग लिम्फ के बारे में बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे हुए हैं। उसके बाद आपका ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या है, आपका ख़त्म हो गया, सिर्फ आपका सिर्फ प्लांट्स का बचेगा। तो देखते हैं कि अगर आप इस वीडियो को जब आप देखते हैं, इस लेक्चर को जब आप देखेंगे, इसके बाद जब आप एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे और एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप लोग अब बिना हेल्प का खुद से सारा आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को सारा चीज़ क्या है रिकॉल हो जाएगा, सोचने आप लगेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो इससे पहले हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर बात किया, अब हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के, ठीक है। डबल सर्कुलेशन के बारे में तो बात कर लिए, अब हम लोग बात करेंगे क्या क्या डिसऑर्डर होते हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के। तो देखते हैं ध्यान से। तो डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपका क्या एक्स्ट्रा ज्ञान हो गया, ठीक है, ये आपका टॉपिक में नहीं दिया हुआ है। एर्थेरोस्क्लेरोसिस एंड
एगाइना, ठीक है ना, हार्ट अटैक, दिस 3 आर द डिसऑर्डर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है आपका फैट एंड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जमा हो जाता है, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाता है। कहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, कहाँ पे, आपका आर्टरीज में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, ब्लड फ्लो को रिड्यूस कर देता है, एक्यूमुलेट इन आर्टरीज, ठीक है। क्या बोले आपको, अर्थरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। ये एगाइना में क्या होता है आपका, एगाइना में क्या होता है आपका, बेसिकली आपका इसमें क्या होता है आपका क्लॉट होता है, आपका एगाइना में क्या होता है आपका रिड्यूस ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण चेस्ट में पेन भी होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है, और इसमें सिम्टम क्या है, चेस्ट पेन, ठीक है, चेस्ट पेन। अब उसके बाद क्या, हार्ट अटैक में क्या होता है, बेसिकली ये तो सबको पता है, क्लॉट ब्लड क्या होता है, क्लॉट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि ब्लड फ्लो अच्छी तरीक़ा से नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपका एक्स्ट्रा था। अब हम लोग बात करते हैं लिम्फ के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्या आ सकता है। तो ये ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड होता है, फॉर्म्ड व्हेन सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन एंड ब्लड एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझा कि लिम्फ क्या होता है, आपके लिम्फ एक क्या है, ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड होते हैं, जो क्या है आपके कैसे फॉर्म करते हैं, फॉर्म बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड ब्लड एस्केप इनटू इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये क्या है, एस्केप हो जाते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस से। अब उसके बाद क्या है, आप बोल सकते हैं कि ये हमारे क्या है कि इनटू द टिश्यू थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ कैपिलरीज। ये क्या है कि हाँ आपके टिश्यू के मदद से, या फिर बोल सकते हैं कि ये आपका कैपिलरीज के वाल में क्या है स्टोर हो जाते हैं, और यही क्या है लिम्फ का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फ का बेसिकली फंक्शन क्या क्या होता है, तो लिम्फ का फंक्शन क्या क्या होता है, कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, ड्रेन एक्सेड फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। तो ये क्या कैरी करता है आपके एब्जॉर्ब फैट को आपके फ्रॉम इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से आपके एब्जॉर्ब फैट्स को कैरी करता है कौन, लिम्फ, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस बैक इनटू द ब्लड। मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में जो आपका लिम्फ जमा हो रहा है, उससे वहाँ से क्या बहुत सारे ऐसे फ्लूइड हैं जिसको क्या करेगा, वो ड्रेन कर देगा कहाँ, ब्लड में जाके। ड्रेन मतलब क्या, उसको छोड़ देगा वहां जाके। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे जो आपके प्रेशर में एक चीज छूट गया था, मैंने बताया था प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है। अब सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है कि आपका मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड लीव्स द हार्ट, मतलब कि जितना मैक्सिमम प्रेशर जहाँ से हार्ट से क्या ब्लड सर्कुलेट होकर आप उसको छोड़ लीव कर रहा है, वो जो प्रेशर वहाँ से लीव करने वक्त थ्रू मेन आर्टरी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन फेज। कब, कौन सा फेज में, कॉन्ट्रैक्शन फेज में। और नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर आपका होता है 120 Hg, और अगर बात करेंगे डायस्टोलिक के बारे में तो ये आपका 80 mg होता है जी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट। तो ये आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं ऐसे, तो ये आपका 1-2 बार भी नहीं आया फिर भी इंपॉर्टेंट है। मिनिमम प्रेशर इन द आर्टरीज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन फेज ऑफ हार्ट, ठीक है। तो मैंने आप लोग को लगभग क्या ये ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एम्फीबियंस एंड मेनी ऑर्गन्स के बारे में आप लोग को बताया, ब्लड के बारे में बताया, ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में बताया। इसके बाद अगर आप एनसीईआरटी का क्वेश्चन इस पोर्शन से साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी साल का आप लेके बैठे, आप लोग को लगभग मेरे वीडियो देखने के बाद आप लोग को इतना कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि आप सारे आंसर को खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या है वो उसको आप रेगुलेट करने के लिए क्या प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ए बिग थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आई होप इसका लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में बात करेंगे, और थोड़ा सा बचा हुआ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स उसको हम लोग चेक करेंगे। और थोड़ा सा ये सारा काम करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा लेट से वीडियो आ रहा है, इसके लिए आप वरी ना हो, आपका सारा प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा। एक दिन सारा वीडियो आप लोग का आएगा और आप लोग इन्जॉय करें, अच्छी तरीक़ा से पढ़ें, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके बाय।